क्रिया योग है क्या? ये तो आप सब जानते हैं कि ये एक सांस का विज्ञान है, एक सांस लेने का तरीका है, जिसको अगर हम नियमित रूप से और सही तरीके से करें तो हम वो जान सकते हैं जो हम इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम लोग हैं अभी, जो किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं है, जो उससे नहीं जाना जा सकता। मतलब जो ये हमारी 5 इंद्रियां हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, जैसे ये संसार को परसीव कर रही हैं, जो ये अपने आप को समझती हैं, ये हमारी एक बहुत ही लिमिटेड सोच है। हम बहुत कम देख पा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बियॉन्ड, तो हमें लगता है कि सब यही है। मैं इसका एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जैसे हमारे पुराने फ़ोन होते थे, अगर आप याद करें, चलिए मोबाइल में भी जब नया नया मोबाइल फ़ोन आया था और किस तरह का फ़ोन जो आता था, उसमें आज की जो करंट टेक्नोलॉजी है वो एक्सेस कर ही नहीं सकता उसको। आज जो हम ऐप्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो नहीं समझ सकता। और सोचिए जब हम छोटे थे और जो डायल करके फ़ोन जिस पे हम लोग बात करते थे, कभी सोच सकते थे जो आज के फ़ोन हैं, हम जो आज कर पाते हैं एक फ़ोन से, हम कर ही नहीं सकते थे। और उसके लिए क्या करना पड़ा? आप देखिए, उसमें उस फ़ोन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, उसकी टेक्नोलॉजी को हमें पूरा का पूरा बदलना पड़ा। अगर हम वही डायल वाला फ़ोन ले आएँ तो उसमें ये सब पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमारा शरीर और हमारा मन है, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हमें मिली हुई हैं इस शरीर के साथ, ये बहुत कम सोच, देख, जान पाती हैं। मतलब इनका जो परसेप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, कम होता है। तो इसको हमें बदलना पड़ता है, हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदलना पड़ता है। और उस शरीर की केमिस्ट्री को बदलने के लिए जो साधन है, वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द प्रोसेसेस, वो है क्रिया योग। क्योंकि क्रिया योग पूरा सांस का विज्ञान है, तो सांसों के थ्रू हम कैसे सांस को लें कि हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाएं, या हमारे अंदर कुछ और है, कोई और भी इंद्रियां मौजूद हैं जो हमारी खुल जाएं। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सब अध्यात्म के लोग हैं, हमने सबने चक्र के बारे में सुना है। हमारे शरीर के अंग होते हैं बहुत सारे, मैं बहुत बार बताती हूँ, और शरीर के कुछ मुख्य अंग होते हैं, जैसे हमारा दिल है, हमारा लिवर है, ब्रेन है, किडनीज़ हैं। ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उसके भी कुछ ज़रूरी अंग होते हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं, ये वो ही अंग हैं उस सूक्ष्म शरीर के। जो सबसे नीचे हमारा मूलाधार होता है, और आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मूलाधार पे जो कमल, जिन लोगों ने भी सूक्ष्म शरीर को देखा है वो ये देख पाए हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि 4 पंखुड़ी वाला कमल है। और योगानंद जी अपनी गीता में बताते हैं, भगवत गीता में, कि वो जो है वो रेज़ हैं, वो लाइट की रेज़ हैं 4, वहाँ पर उसको पंखुड़ी बताया गया है। और अब हम रेज़ के बारे में बात करेंगे। फिर जब स्वाधिष्ठान पे वही 6 हो जाती हैं पंखुड़ियाँ या रेज़ जो हैं, और हमारे मूलाधार पर वो 10 हो जाती हैं, अनहत पर 12 हो जाती हैं, विशुद्धि पर 16 हो जाती हैं। फिर जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पे सिर्फ 2 होती हैं, 2 ही, वहाँ पे जो कमल है उसकी सिर्फ 2 पंखुड़ियाँ होती हैं। और फिर सहस्रार है, सहस्रार पर 1000 पंखुड़ियाँ या वो रेज ऑफ लाइट होते हैं। और ये जो हमारा मेडुला होता है, हम लोग क्रिया योग में मेडुला मसाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी एक्सरसाइज होती है। तो हमारा जो मेडुला सेंटर है, यहाँ बताया गया है हमारे योगियों ने कि जब हम बोल सकते हैं सूक्ष्म शरीर, ज़्यादातर लैंग्वेज में आत्मा बोला जाता है, कि जब शरीर धारण करती है तो यहाँ से एंटर होती है, मेडुला से। तो आप देखिए कि अगर एक माँ गर्भवती है तो जब बच्चे का सूक्ष्म शरीर वहाँ पे आएगा या आत्मा उसके अंदर आएगी, अभी मैं आत्मा का शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो आपके मेडुला से आता है। वहाँ से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। और वो जो है, हमें जब नज़र आ रहा है ये शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, सेल्स का, मसल्स का, ब्लड का, ये हमें पता है, ये सारी चीज़ें जो हम भौतिक रूप से जानते हैं इन चीज़ों को। और ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना हुआ है, वो लाइट रेज से। 2 ज़्यादा टिश्यूज़ ऑफ लाइट, ये योगानंद जी की भगवत गीता में, जिसके पास भी हो आप लोग पढ़ सकते हैं, 6th चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो टिश्यूज़ ऑफ लाइट से बनी हुई है, जैसे कि हमारी फिज़िकल बॉडी फ्लैशली टिश्यूज़ से बनी हुई है।
और क्रिया योग एक ऐसा साधन है, क्रिया योग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो क्रिया योगी है वो अपनी अटेंशन को, अपने प्राण को इन फ्लैशली टिश्यूज़, ये जो भौतिक शरीर है, यहाँ से निकाल के उसको इन 6-7 सेंटर्स में ले जाता है। मतलब जो फ्लैश हमें फील हो रहा है वो कहाँ पे ले जाता है, उसको एस्ट्रल बॉडी के अंदर। So the life force can be withdrawn from the senses and centered in the 7 cerebrospinal centers. ये जो cerebrospinal centers हम बोल रहे हैं, इन्हीं को हम 7 चक्र बोलते हैं। तो आपकी अटेंशन मूव हो रही है, और ये अटेंशन मूव करने में क्रिया योग बहुत बड़ा एक, या बहुत फास्ट, या एक बहुत मतलब प्रूवन तरीका है, एक साइंस है। दिस इज़ साइंस। आप सबको पता है बायोलॉजी, अगर हमारे ऊपर कोई सर्जरी करता है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो वो एक साइंस है। उनको पता है कि अच्छा ब्रेन में कौन सी नर्व्स जा रही हैं, कहाँ पर क्या करना है, कितना ब्लड देना है। बिल्कुल ऐसे ही हम जब क्रिया योग में एक तरह से सांस इस तरह से लेते हैं, वो सांस कैसे ली जाती है, वो स्पाइनल ब्रीदिंग होती है, रीढ़ की हड्डी से ली जाती है। तो वो एक जो सांस लेने का तरीका है, उसकी वजह से जो अटेंशन है, जो हमारा ध्यान है, जो भौतिक शरीर में, फिज़िकल बॉडी में रहता है, वो वहाँ से धीरे धीरे जो है, और समय लगता है, किसी के लिए बहुत जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसने पहले कितनी साधना की हुई है। लेकिन फिर भी अगर कोई शुरू से भी शुरू करे तो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ वर्षों का समय लगता है, जो अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में बहुत कम है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्रिया योग बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो फिर आपका ध्यान वहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल सेंटर्स में चला जाता है, मतलब आप फिज़िकल बॉडी से आप मूव कर जाते हो एस्ट्रल बॉडी में। और ये जो है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। देखिए, अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव होना, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसलिए सबसे पहले ये आपकी जो भ्रांति है कि मैं ये शरीर हूँ, ये संसार है, बस यही है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। मतलब वो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है, जिसके आगे आपके लिए साधना करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है, आपको लगता है हाँ आप ये कर तो रहे हो साधना, लेकिन अरे संसार में तो लोग इतना सब अच्छा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और हम अपना यहाँ पे साधना कर रहे हैं, पता नहीं इससे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। और ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ रहती है, तो वो थोड़ा सा डामाडोल रहते हैं इधर उधर। लेकिन जब आपको ये अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको विदाउट एनी डाउट, मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से सुना है, कहीं पढ़ा है, आपको खुद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ कुछ और है, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है उससे जो मैंने अभी तक समझा और जाना हुआ था। और उस अनुभव से धीरे धीरे योगी को या सीकर को, साधक को अपने उस अनुभव को थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। और फिर वहाँ से जो आगे का जो प्रोसेस होता है कि आपको अपना फिज़िकल बॉडी को ड्रॉप करना, एस्ट्रल बॉडी को ड्रॉप करना, आगे आगे बढ़ते जाना, मतलब उसको स्पिरिचुअली एवोल्यूशन करना। इवेंचुअली तो बोलते हैं ना कि वही ब्लेस्ड जो स्पिरिट है, जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस, जो भी हम उसका जो भी नाम दें, वहाँ से मिलने के लिए। लेकिन वो होगा कैसे, ऊपर जाएंगे कैसे हम? उससे पहले हमें यही, सबसे पहले हमें भौतिक शरीर में हूँ, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, क्रिया योग सांस का विज्ञान है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ द वे, द पाथ ऑफ द फायर। क्रिया से क्या होता है, देखिए हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, जो वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बताई गई हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ईड़ा है मून नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जिससे हमारा शरीर ठंडा होता है। पिंगला है सूर्य नाड़ी, सन नाड़ी, जिससे हमारा शरीर गर्म होता है। और सुषुम्ना है बिल्कुल इनके बीचों बीच जो है, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसमें फ़्लो करती है सुषुम्ना। दिन भर में हम कई बार हमारी जो सांस है वो ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा होती रहती है। थोड़ी देर हम ईड़ा में रहते हैं, मतलब चंद्र नाड़ी चलती है, फिर थोड़ी देर पिंगला नाड़ी चलती है, उसके बाद फिर ये चेंज होता है। और जब वो चेंज हो रहा होता है, मतलब सूर्य से चंद्र या चंद्र से सूर्य, तो बीच में बस जस्ट फॉर अ सेकेंड के लिए सुषुम्ना के थ्रू होके जाता है। जैसे होता है ना, हम लोग जब गियर चेंज करते हैं गाड़ी का,
अगर आप फर्स्ट गियर पे हैं, अगर आप सेकंड गियर पे लेके जाएंगे तो बीच में न्यूट्रल आएगा, एक जस्ट 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड के लिए एक न्यूट्रल गियर वो जो आता है, वैसे ही सुषुम्ना चलती है। लेकिन वो जो सुषुम्ना है असल में वही चाबी है, वही चाबी है हमारे आध्यात्मिक विकास की, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की। तो क्रिया की ब्रीदिंग से धीरे धीरे करके हम उस सुषुम्ना को जागृत करते हैं। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, वहाँ पर जो हमारे स्पाइन में जो हमारे सब संस्कार बोलते हैं, जो हमारा हमने इतना कुछ जो इकट्ठा किया हुआ, एक तरह से कचरा, संस्कार का मतलब सिर्फ अच्छे उससे नहीं मैं बात कर रही हूँ, कि जो हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, कंडीशनिंग हो गई है, वो हमारी स्पाइनल में होती है। तो जब हम क्रिया की सांस लेते हैं, जो स्पाइनल ब्रीदिंग है, तो वो एक आग का काम करती है, अग्नि का काम करती है, और धीरे धीरे हमारे अंदर के जो कचरा है उसको जलाती है। अब ये ऐसे कुछ जल नहीं रहा होता, अगर आप सोचें कि वहाँ पे कुछ आपको जलता हुआ नज़र आएगा या अंदर होगा, ऐसा नहीं है, ये सिंबॉलिक है। लेकिन हीट डेफिनेटली क्रिएट होती है। वो करते करते एक समय आता है जब सुषुम्ना आपकी क्लियर हो जाती है, जो अंदर का रास्ता है वो क्लियर होता है, और तब जब सुषुम्ना प्रॉपर फ्लो करती है, पूरा क्लियर होके फ्लो करती है, तब क्रिया योग से आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, सब एक एक करके। और फिर हमारी जो बोलते हैं हम शक्ति, जो मूलाधार में है, जो हमारी लाइट है, वो ऊपर जाके सहस्रार तक पहुंच जाती है, और तब जो साधक है वो और बहुत कुछ जान पाता है। अब बात ये आती है कि स्पेशली जैसे ज्ञान मार्ग में एक सवाल आता है कि ज्ञान मार्ग में इस सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इन सब अनुभवों का, इन सब क्रियाओं का, तो क्या वो कुछ अलग गलत है? नहीं, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। हमें समझना ये है कि हर मार्ग का एक अपना तरीका है। क्रिया में इन सब अनुभवों का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए ताकि हमें कोई ज़रा सा भी शक ना रह जाए कि ये होता है कि नहीं होता, बस मैंने सुना हुआ है। मुझे सिर्फ अपने आप को रिपीट नहीं करना पड़ता, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ता, मुझे पता हो जाता है अपने अनुभव से कि ऐसा ही है, नो डाउट एट ऑल। और बहुत फ़र्क होता है जब हमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी डाउट नहीं रह जाता इस बात का कि हाँ, ये जो भी मैंने अभी तक पढ़ा था, जो योगानंद बोल रहे थे, इतने सारे गुरु बोल रहे थे कि मैं बस ये एक शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से बहुत ज़्यादा कुछ हूँ, ये शरीर सिर्फ एक अनुभव है, वो आप खुद से क्रिया योग से जान पाते हैं। और यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, आप सही, आपको प्रोसेस पता पड़े कि कैसे किया जाता है क्रिया योग। और उससे बड़ी बात होती है कि जब आप करते हैं, देखिए किसी किसी को बहुत जल्दी अनुभव भी हो जाता है, और हमारे साथ भी यहाँ पे कुछ ऐसे साधक जुड़े हैं जिन्होंने बहुत जल्दी इसमें रिज़ल्ट्स पाए हैं, लेकिन कभी कभी समय भी लगता है। और जब समय लगता है ना, तो साधक थोड़े से हम लोगों को आजकल हर चीज़ ना बहुत फटाफट चाहिए, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं, लगता है पता नहीं हम प्रोसेस सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी और उसमें जाएं क्या, कहीं और चले जाएं, कुछ और सीख लें। तो एक गुरु का होना, एक गाइड का होना, जो आपको जब आप जैसे चल रहे हैं वो रेगुलरली गाइड कर सके, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, जितने भी लोगों ने प्रोग्रेस की है उनके अनुभव से भी बता रही हूँ। आप किसी भी पाथ पे हों, एक एक्सेसिबल मेंटर, एक एक्सेसिबल गाइड का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपका मतलब, आप ये बोल सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी फास्ट होगी और कितनी स्लो होगी, इसके ऊपर मोस्टली निर्भर करेगा। देखो, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी, क्रिया में जब आपको ऐसे अनुभव हो जाते हैं तो आपको ज़रा सा भी शक नहीं रहता कि हाँ, ये बिल्कुल सही है जो अभी तक मैंने सुना पढ़ा है। एज़ कम्पेयर टू, देखिए ज्ञान मार्ग जो है, वहाँ पर अनुभव का महत्व नहीं होता, वहाँ पर अनुभवकर्ता का महत्व है कि हाँ, मैं ही अनुभव करता हूँ और ये सब जो अनुभव हैं ये मिथ्या हैं। वहाँ पर हर चीज़ को मिथ्या माना जाता है। लेकिन मेरा ये फिर से ये अनुभव रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, जिन्होंने, ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग से असल में जान लिया है और उसके बाद उनके दिमाग में कभी कोई सवाल आया नहीं, और ऐसे भी हैं बहुत सारे ज़्यादा, जो वो होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक अटकाव रहता है, एक सवाल रहता ही है कि है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, अब क्या करें, एक कन्फ्यूजन रहता है। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, इन दोनों, देखो हर मार्ग के ना अपने अपने फ़ायदे भी होते हैं और कुछ हम बोल सकते हैं नुकसान तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कहाँ पे साधक अटक सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स होती हैं मार्ग की।
तो मैं आपको क्रिया की ऑब्स्टेकल बताती हूँ पहले। जब भी हम कोई क्रिया योग जैसा मार्ग लेते हैं, चाहे क्रिया में है, चाहे तंत्र में है, चाहे कोई और योगिक या शक्ति की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया वहाँ पे मिस्टिकल एक्सपीरियंस, जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। लेकिन डर क्या होता है वहाँ पर, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो साधक है वहाँ पे अटक जाता है, उन अनुभवों में अटक जाता है। उसको लगता है मुझे ये अनुभव हो गया बस, वो क्योंकि वो अनुभव इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब हम पृथ्वी के अगर सारे अनुभवों को अगर ऐड कर दें ना, अच्छे से अच्छे भी, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है वो जो अनुभव होते हैं। तो साधक को क्या लगता है कि बस वही सत्य है, वो वहाँ पे अटक जाता है। और ये मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत टाइम तक जो मेरे साथ कुछ अनुभव हुए थे, मैंने सोचा कि बस वही है, वो सत्य है। ये होती है जब हम कोई शक्ति का मार्ग अपनाते हैं। और जब हम ज्ञान मार्ग से आते हैं और कुछ जानते हैं, तो क्या होता है, हमने सुना होता है, हमने पढ़ा होता है, हमें बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो है मैं सिर्फ एक्सपीरियंसर हूँ और ये जो है मिथ्या है। लेकिन मैं वहाँ पर जो मैंने देखा है वो क्लियर नहीं होता उनको, फिर भी अंदर से सिर्फ बौद्धिक रूप से जाना जाता है, वो बस रिपीट करते हैं। और एक होता है कि दूसरों को बस बताने में कि जहाँ पर भी कोई बात हो रही है, अगर कोई अनुभव बता रहा है, अरे ये तो मिथ्या है। अगर कोई और दूसरे मार्ग की कोई बात भी कर रहा है, नहीं ये तो बेकार है, ये तो है ही नहीं। बस वो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, उनको एक एक फॉर्मूला मिल जाता है कि हाँ 2+2=4, वो हर चीज़ में उसको ही लगाते रहते हैं। क्योंकि जो असली ज्ञान मार्गी है वो कभी जाके, जो भी कोई दूसरा कर रहा है उसको कभी जाके नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो बेकार है, मिथ्या है। लेकिन ये चीज़ ज्ञान मार्गियों में आ जाती है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो बेकार है। ये मैंने बहुत बहुत देखा है, इसलिए मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ। तो इसमें अटकते हैं। जो सच में जानेगा वो कभी दूसरे के मार्ग को वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सभी मार्ग सही हैं, बस हर एक के लिए अलग मार्ग है, हर एक के लिए अलग मार्ग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो वापस क्रिया योग की बात करते हुए, बहुत ही सीधा सरल मार्ग है। लगता है सोचकर कि ज्ञान मार्ग बहुत आसान होता है, भक्ति मार्ग बहुत आसान होता है, पर सच में सबसे आसान ये है, इसलिए कि आपको सिर्फ, आप देखिए, अपना दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटा निकालना है, आपको वो प्रोसेस करना है। और वो प्रोसेस इतना साइंटिफिक है, मतलब केमिस्ट्री है। अगर आप वो सांस लेने का तरीका सही तरह से सांस लेंगे, जो आपको बताया जाएगा उनको फॉलो करेंगे, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होनी ही होनी है। आपका बदलेगा ही, अंदर से बदलाव आने ही आने हैं आपके अंदर। हाँ, जैसे मैंने समय का बोला, किसी के साथ बहुत जल्दी हो सकता है, किसी को थोड़ा समय लग सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा समय दूँ, और जो लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग क्रिया योग कर रहे हैं, कि अगर उनके कोई सवाल हो, कुछ हो, चाहे पर्सनली या ग्रुप में, उनको आंसर किया जाए। नमस्ते दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत क्लियर हुआ, वैसे क्लियर पहले आपके क्लासेस में हो गया, अब बोर हो गया। अब मुझे एक क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल लोगों के साथ रहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि क्रिया योग करने से ना एनर्जी तो देखो चेंज होती हैं, तो सबको सबसे पहला डर ना ये आता है कि तो क्या हम अपनी फैमिली और इनके प्रति हमारा वो कम हो जाएगा, मतलब क्योंकि उनकी उस टाइम प्रायोरिटी वो होती है। हाँ, तो उस टाइम तो वो समझते नहीं इन चीज़ों को। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सबको लगता है कि हम अगर क्रिया योग करेंगे, अध्यात्म में आएंगे, तो क्या फैमिली से हमारा रिश्ता कम हो जाएगा या हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। देखिए, इसका सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप सबको पता है, लहरी महाशय जब क्रिया योग को लेके आए, उन्होंने ही बाबा जी से बोला था कि गृहस्थियों को दे दिया जाए। और जो गृहस्थियों को दिया गया है क्रिया योग, ये इतना सरल तरीका है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ घर में अपनी प्रैक्टिस करनी है। क्रिया योग से जब आपके अंदर बदलाव आएंगे, जब आपको समझ आएगी, आपका एक्सपेंशन होगा, आपका एक्सपोजर होगा, आपको अपनी फैमिली के लिए आप जो आज कर सकते हैं ना, आप उससे 1000 गुना ज़्यादा करेंगे। 1000 गुना भी शायद मैं कम बोल रही हूँ, क्योंकि तब जो आप अपनी फैमिली के लिए कर पाएंगे वो आप आज कर भी नहीं सकते। बिल्कुल प्यार कम नहीं होता, बल्कि अभी क्या होता है, पहले प्यार होता ही नहीं है, पहले तो अटैचमेंट्स होते हैं, पहले तो मोह होता है। असली प्रेम तो तब शुरू होता है जब आप खुद बड़े हो जाओगे, जब आप खुद अपनी लिमिटेशंस को तोड़ के कुछ और जानोगे कि आप क्या है,
फिर आप फैमिली के लिए क्या, सबके लिए जो भी आपसे मिलेंगे बहुत बहुत कुछ कर पाओगे। और तो चिंता मत करो, आपकी फैमिली को बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने तो जब ये शुरू किया था, सबको पता है मेरा बेटा सिर्फ 2 महीने का था जब मैंने क्रिया शुरू की थी, और मुझे बहुत सारे जो होते हैं ना वेल विशर्स, उन्होंने मना किया था कि नहीं तुमको इसमें नहीं जाना चाहिए, अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, ये है वो है, फैमिली बहुत छोटी हो। पर वही होता है कि जब बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया था तो ऐसा तो होना ही नहीं था, तो जाना ही था। आज जो मैं अपनी फैमिली के लिए जो मैं समझती हूँ और जो कर सकती हूँ, तब नहीं कर सकती थी। बाबा जी की कृपा रही कि एकदम सही फैसला रहा। पूजा का सवाल है, आर देयर स्पेसिफिक साइंस और एक्सपीरियंसेस दैट शो विच चक्रा हैज़ ओपन? येस, देयर आर स्पेसिफिक साइंस और एंड एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल होते हैं ऐसे अनुभव। और वो इसीलिए ये भी एक तरह से जब आप गुरु के साथ शेयर करते हैं तो उनको समझ में आता है कि अब आप यात्रा में कहाँ हैं। देखो ये जीपीएस जैसा है कि अगर पूजा तुम बैंगलोर से पुणे आ रही हो लेटेस्ट से गाड़ी में, तो मुझे पता लगेगा अगर जीपीएस लगा हुआ है ना कि कहाँ पहुँच गई, अभी कौन से रास्ते पे हो, किधर हो, कितनी देर में पहुँचने वाली हो। बिल्कुल ऐसे ही जो आप अपने जब अनुभव शेयर करते हैं तो समझ में आता है कि आपकी यात्रा कैसे चल रही है, आप आगे भी बढ़ रहे हो कि वहीं पे खड़े हुए हो। तो कुछ होते हैं, लेकिन ये ओपनली, हाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे, लोग बात करते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ओपनली शेयर नहीं करने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि सब लोग ना कंपेयर करने लग जाते हैं, एक माइंड की आदत होती है। सपोज़ एक ग्रुप में किसी ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया तो इसको लगेगा अच्छा उसके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो नहीं रहा। अब ऐसा हो सकता है ना कि पूजा बैंगलोर से आ रही है पुणे और मीनाक्षी मुंबई से आ रही है। अब जो पूजा को रास्ते में दिखेगा वो मीनाक्षी को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं उन दोनों से बात कर रही हूँ साथ साथ तो ऐसा लगेगा, पूजा को लगेगा अच्छा मुझे तो लोनावला आया ही नहीं, शायद मैं गलत जा रही हूँ, मुझे शायद किसी और रास्ते पे जाना चाहिए, शायद मुझे क्रिया योग नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए क्योंकि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और जब मीनाक्षी को पता लगेगा पूजा वहाँ पहुँची हुई है, उसको लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैं लोनावला कैसे पहुँच गई, पूजा के रास्ते में तो लोनावला आया ही नहीं। और ये मैंने बहुत देखा है ऐसे होते हुए। हर कोई अपने एक्सपीरियंस दूसरे के उससे कंपेयर करता है और सोचता है कि उसके साथ नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है और पता नहीं मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे साथ शेयर करो, मुझे पता लगेगा क्या है। और मैं कभी आपको कई बार बस मैं इतना ही शेयर करती हूँ कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आप जानना चाहते हो अच्छा मैं कौन से चक्र पे मेरा खुल गया, मैं कहाँ पे पहुँचा, इससे क्या पता लग रहा है। मुझे पता है माइंड बहुत क्यूरियस है, और जब आप तैयार होगे मैं आपको जवाब देती भी हूँ, ठीक है ना। और पूजा तुमको भी जवाब मिलेंगे जब सही समय आएगा, तो डोंट वरी, हैव पेशेंस। Okay, Swati is asking, can visualization of energizing exercises fast track the visualization of what's going to happen? It is quite possible, Swati, and we have seen that in your case as well, that when we start doing more of any of the functions, so when we are either we are trying to listen to the sound or we are doing visualization, here you are visualizing the energizing exercises, but even otherwise, see, even in our guided meditation we do a lot of visualization. So visualization will strengthen your ability to access the maybe some cosmic data, and your ability to see that will increase. तो हम कई बार बोलते हैं ना कि जैसे हमें पता पड़े कि क्या हो रहा है, अगर हमें साइंस भी मिलते हैं, वो हमें कुछ आवाज़ आ सकती है, वो इंट्यूटिवली मैसेज आ सकता है, वो कोई हमें शरीर में कुछ कंपन हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो गई है वो एबिलिटी, तो हम वहाँ से बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी हर किसी की बॉडी का, जैसे डिफरेंट एथलीट्स होते हैं, जो कुछ होते हैं जिनके पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसी के हाथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइजेशन भी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो यस, द आंसर इज़ यस। हेलो मुन्नी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज मुझे किसी ने पूछा कि मैं स्कॉन फॉलो करता हूँ तो बट मैं क्रिया योग करना चाहता हूँ, मेरे वो गुरु हैं, तो मैं अब दोबारा एक और गुरु नहीं बना सकता, तो व्हाट शुड आई डू? ओके, और जो उनके गुरु हैं इस्कॉन में वो अभी भी हैं,
शरीर में? शरीर में है? अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ। वो तो पूछना पड़ेगा, बट मतलब उनका यही क्वेश्चन था कि आई मतलब फॉलो तो इस्कॉन सो नाइसली, तो बट राइट। मेरा मन है क्रिया योग करने का, तो हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दीक्षा लिए बिना क्रिया योग कर सकता हूँ? मैंने कहा वो तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हाँ। मैंने उनको बोला कि देखो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, उसके बाद कॉलेज जाते हो, तो वहां पे भी तो गुरु चेंज होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ। तो मैंने तो अपनी तरफ से उनको यही आंसर्स दिए थे कि तब भी तो, और वैसे भी मैंने कहा भगवान कृष्ण से ही क्रिया योग आया हुआ है, करेक्ट। वही आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो फिर तो वही चीज हो गई। फिर भी बट मैं चाहूंगी कि तुम एक बार इसका अच्छे से आंसर दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुमने आंसर बिल्कुल सही दे दिया सीमा, मैं यही बोलने वाली थी कि भगवान कृष्ण ही तो है, क्रिया योग देने वाले भी वही हैं, इस्कॉन के भी वही हैं, हाँ गुरु बिल्कुल तो वही हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, यहाँ पर भी हाँ देखिए, कोई बिल्कुल। गुरु बदलना ना, गुरु एक ही होते हैं। और यहाँ पे हम बाबा जी बोलते हैं, वो कृष्ण को भी गुरु मान ले तो भी ठीक है। तो उनके लिए ऐसा हो सकता है, अगर उनके गुरु शरीर में हैं तो वो उनसे पूछ सकते हैं, मतलब जो भी जिसको भी फॉलो अगर वहाँ पे करते हैं, उनकी कोई, मुझे मालूम नहीं है उनका कैसे चलता है कि आर दे अंडर अ स्पेसिफिक पर्सन, जब वो अपना मंत्र का, शायद मंत्र दीक्षा होती है किसी के अंडर हैं, तो उनसे ले सकते हैं, वो परमिशन ले सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर उनके गुरु को वो मानते हैं और वो उनको परमिशन नहीं देते तो उनकी मर्ज़ी है, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है, गुरु की सुने, परमिशन ले लें। और अगर ऐसे कोई मेंटर नहीं है, उन्होंने या तो प्रभुपाद जी को ही माना हुआ है गुरु, तो वो ज़रूर यहाँ पे सीख लें। वो गुरु ना माने, मतलब यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है कि इधर आके किसी को हम सिखा रहे हैं तो हमें गुरु माने, बिल्कुल ऐसा कोई चक्कर प्रॉब्लम है ही नहीं। उनको बोलिए कि वो क्रिया योग सीखें, दीक्षा ले लें, और गुरु वो बाबा जी या कृष्ण को ही मानते रहें। ओके, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये ना सवाल, ये बहुत सारी लोगों को, साधकों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी को कहीं पे दीक्षा ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, स्पेशली मंत्र दीक्षा हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, राम शरणम वाले हैं, कुछ कुछ ऐसा रहता है ना कि आपने कहीं बचपन में ही ले लिया या फैमिली पूरी लेती है तो आपने उधर दीक्षित हो गए, तो आपको लगता है कि अब वो गुरु हो गए हैं। और फिर जब आप आगे मूव करते हो तो आपको एक मुश्किल लगती है कि क्या मैं अब इन गुरु को छोड़ के दूसरे वाले गुरु के पास जाऊं, कहीं मैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा गुरु हॉपिंग ही करते रहते हैं, मतलब हमारे पास हर तरह के लोग हैं, गुरु हॉपिंग वाले भी लोग हैं, और एक ऐसे होते हैं कि नहीं अब तो हम छोड़ ही नहीं सकते, और शायद वो गुरु शरीर में भी नहीं है, या कभी शरीर वाले गुरु थे ही नहीं, किसी अशरीरी को ही हमने गुरु माना हुआ है। लेकिन अगर हमें आगे रास्ता नज़र भी आता है, लगता भी है कि हमें कुछ सीखना है, तो भी हमारा जो ना, हमारी जो कंडीशनिंग होती है कि नहीं हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो कई बार बहुत प्रॉब्लम करती है। तो एटलीस्ट हम लोग साधक जो समझते हैं और आगे जो बता सकते हैं कि जो गुरु का सोर्स होता है, इसीलिए जो तरुण जी ने बहुत अच्छा एक शब्द इस्तेमाल कर दिया है, गुरु फील्ड, कि वो एक ही है। जो जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी की टंकी एक ही है, नलके अलग अलग हैं, पानी तो वही आ रहा है, चाहे आप इस नलके से ले लो चाहे आप उस नलके से ले लो। तो जो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक, जहाँ पे आपको लगे आपकी प्रगति हो सकती है, आप वहाँ से ज़रूर लें, और ये मान के चलें कि गुरु एक ही है। हाँ, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी इंस्ट्रक्शंस आपको लेनी होती हैं, आप सिर्फ एक ही गुरु से लें, आप कभी भी दो गुरु से साथ में इंस्ट्रक्शंस मत लो, एक ही पाथ लो, एक ही गुरु लो। और अगर आपको छोड़ना हो और आपके गुरु शरीर में है तो उनकी परमिशन लेके आप आगे मूव करो। और अगर आपके गुरु को लगेगा कि हाँ आपके लिए अच्छा है आगे चले जाना, वो आपको ज़रूर जाने देंगे। और अगर उनको लगेगा कि नहीं आपके लिए सही नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए, तो आपको मना कर देंगे। और फिर किसी के दिमाग में आए कि नहीं शायद मेरे गुरु मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो मामला वैसे ही गड़बड़ है। चाहे गुरु जानबूझ के शिष्य को पकड़ रहा है या शिष्य को नहीं पकड़ रहा है, शिष्य को लग रहा है कि गुरु मुझे पकड़ रहा है, तो वहाँ तो वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पे मैच्योर केसेस होंगे, गुरु हमेशा आपको आगे जाने के लिए ही बोलेगा। दीदी इसी चीज में आपने कहा ना, मैं एक शेयर करूं कुछ? बिल्कुल प्लीज़। जैसे आपने कहा ना कि गुरु फील्ड तो एक ही होता है, बिल्कुल सही। जैसे कि मेरी कजन है, वो राम शरणम में करती थी, हाँ। तो एक उनके अंदर बस ये भावना थी, से जाप करते थे तो उनको लगता था मतलब मुझे ना कुछ इससे आगे जाना है, मुझे मतलब बहुत उनको पाना है, बस इतनी ललक थी। तो जब मेरे से बात हुई तो क्रिया योग के बारे में बताया, अब उनका मन था, लेकिन वही फिर उनको ऐसे लगा कि हमारा फील्ड तो अलग है, हम तो जाप करते हैं। तो उनके पास एक बुक आई सत्यानंद जी की, तो सत्यानंद जी जो इनके राम शरणम के पूरे मतलब मेन गुरु हैं, तो उन्होंने उसमें क्रिया योग का और
प्राणायाम का इतना ज्यादा कि वो खुद एक क्रिया योगी थी। वो क्रिया योग और प्राणायाम के थ्रू ही उन्होंने उनको मैसेज दिया, और वो नहीं पता बुक कहाँ से आई, और उसके बाद वो फिर क्रिया योग पे आ गए कि उनके गुरु ने ही उनको वो आशीर्वाद दिया कि नहीं, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये मार्ग उन्होंने दिखाया उनको। तो फिर उनको फिर वो हो गया। तो वही गुरु फील्ड तो एक ही है ना। मैंने उनको ये बोला कि सत्यानंद जी हो गए, महावीर बाबा जी, कृष्ण, सब एक हैं, आप बस उनको पा कैसे सकते हो, ये मार्ग वो आपको अपने आप ही दिखा देते हैं, बस जिज्ञासा होनी चाहिए अंदर से कि मैं कैसे जाऊं। बिल्कुल। तो वो अब वो कर रही है क्रिया योग। तो ये एग्जांपल था, मैंने कहा कि चलो शेयर कर लेते ना, फिर सबको क्लैरिटी हो जाती है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, देखो वही है, थैंक यू गुरु है और गुरु गाइड करते ही हैं। हाँ जी, थैंक यू। कभी कभी ऐसे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जिन्होंने गुरु माना हुआ था, उन्होंने सपने में आके कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दिया, या सपने में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी दिखाई, तो उनको ये क्लियर हुआ कि हाँ, अब मुझे क्रिया योग की तरफ जाना ही है। आप अपनी इंटेंशन सही रखो कि आप प्रगति करना चाहते हैं अध्यात्म में। बस अगर आप अंदर से अपना यही क्लैरिटी होगी ना इस चीज़ की कि मुझे प्रगति करनी है, तो आप देखो आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। क्योंकि हम तो देखो हम कहाँ पे हैं, हम भौतिक शरीर में हैं। हम जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, एक गुरु फील्ड है, भरोसा रखो ऊपर हैं जो सुन रहे हैं हमारी बातें, जो हर पल हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं। और जब उनको लगता है, जब वो चेक कर सकते हैं कि हमारी इंटेंशन अच्छी है कि नहीं है, उनको पता है। क्योंकि हम दूसरे दुनिया वालों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ जी हम बड़े अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अंदर हमारे कुछ और ही रीजंस हो सकते हैं, और खूब ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं छुपा है। तो अगर आपकी सच में इंटेंशन है इसकी, बस आप प्रे करते रहो और विश्वास रखो, आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड है ये चीज़। तो मुझे एक दो लोगों ने ना रिसेंटली पूछा था कि आपको किस तरह की दिक्कत आती है लोगों को गाइड करने में। तो ये शायद एक बार पहले भी किसी ने पूछा था मुझे। तो मैंने कहा पहली बात तो क्या होती है कि ये विश्वास दिलाना, जो कई लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं अध्यात्म में या क्रिया योग में, ये विश्वास दिलाना कि ये प्रोसेस सच में काम करता है। मतलब पता है क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ इतनी, मतलब ये इतना इनवैल्यूएबल है, इसकी हम कोई कीमत लगा ही नहीं सकते, कोई मोल लगा ही नहीं सकते, तो उसके बारे में ना ज़्यादा बोलना भी ऐसा लगता है कि अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा बोला तो शायद आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस कम कर रहे हो। तो कुछ है भी इतना, मतलब ये इतना कोहिनूर का हीरा है और आपको हम दे सकते हैं, लेकिन क्या आप देख सकते हो कि ये कोहिनूर का हीरा है? समझ रहे हैं? वो चीज़ समझाना। और फिर जो आ जाते हैं, चलो मतलब काफ़ी लोग हैं जो चल पड़ते हैं रास्ते पे, उनको मार्ग पर रखना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार एक मार्ग पे चलने के बाद ना, और वही जिसमें पहले भी बोल रही थी कि सबको एक जल्दबाजी होती है, और फिर दूसरों का सुनते हैं, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, मेरे साथ नहीं हुआ, तो बहुत इम्पेशेंस रहता है। फिर कभी कभी लोग घबरा भी जाते हैं चलते हुए कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सही जा रहे हैं, मुझे जाना भी था कि नहीं जाना था, पुराना छूट रहा है, वो डर बहुत होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक शिष्य को चलाना कि वो मार्ग पे चलता रहे हर रोज़ मोटिवेट होके, क्योंकि हो सकता है काफ़ी समय तक कुछ भी ना हो, ऐसा लगे कि सिर्फ आप एक प्रोसेस कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा, इतना सब सुनते थे, ये चक्र का ऐसा हो जाता है, ऐसी अनुभूति होती है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी ना हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो फिर उसको रखना मार्ग पे कि नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, धीरे धीरे उसको भी ना, जैसे छोटे बच्चे को फुसलाना पड़ता है ना, ऐसे ही फुसला फुसला के चलाना पड़ता है। ये मुश्किल होते हैं, पर हाँ इसका मज़ा भी अपना ही है, दोनों बातें हैं। क्रिया योग की मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर सबको पता है उसका, ये हमारे 6ठे अध्याय में था, और जिस बार गुरु पूर्णिमा रिट्रीट पे तो सब लोग 6ठा अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे, क्योंकि सबको प्रेजेंटेशन देना था। पर फिर भी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा, उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ। हमारा ये 6th चैप्टर में जो वर्स 45 था, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ये मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाय डिलिजेंटली फॉलोइंग द पाथ the yogi perfected by the efforts of many births is purged of all karmic taints
एंड फाइनली एंटर्स द सुप्रीम बीएटिट्यूड। कि इस पथ पर चलने से जो योगी है वो जितने भी हम बोलते हैं ना जन्मों में जो संस्कार इकट्ठे किए हैं, कर्म इकट्ठे किए हैं, कुछ लोग उन्हें पाप बोलते हैं, उन सब से छूट जाता है। जितने भी जन्म लिए हैं उनमें जितना भी संस्कार इकट्ठा किया होगा। तो एक तो होता है कि बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र चलता है कि मनुष्य जन्म लेता है, उसमें जो भी कार्य करता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, और अगर वो अपने कार्य सही भी कर ले, अपने कर्म सही भी कर ले, तो भी कितने जन्म और मृत्यु का साइकिल, बहुत ही लंबा साइकिल है ये, जो चलता ही रहता है। हम लोगों ने अभी किया भी था कि ब्रह्म के एक ही दिन में हमारे कितने करोड़ों साल निकल जाते हैं। तो लहरी महाशय ने क्या बताया, लहरी महाशय अपने जो उनके शिष्य थे उनको बताते थे कि जैसे जन्म और मृत्यु होती है, बिल्कुल ऐसे ही हम सब भी जैसे रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, वो भी हम इसको जन्म और मृत्यु जैसा ले सकते हैं कि हम दिन में जगे हैं, रात में सोए, फिर सुबह उठे, तो जो रात में सोना है वो मृत्यु जैसा है। और एक और मृत्यु होती है जो होती है सांस की गति के साथ। जब हम सांस इनहेल करते हैं, इनहेलेशन में जन्म हो रहा है और एक्सहेलेशन में मृत्यु हो रही है। और आप सबको पता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वो एक्सहेलिंग ब्रेथ पे होती है, मतलब सांस छोड़ के वो शरीर छूटा जाता है, सांस छोड़ी जाती है। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सांस इनहेल करता है। तो वो कहते हैं क्रिया योग के माध्यम से ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, मतलब कि आपने एक्सहेलिंग सांस पे सांस को छोड़ दिया और उसके बाद आपको काफ़ी देर तक सांस वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ब्रेथलेसनेस, इट इज़ अ नेचुरल ब्रेथलेसनेस, जिसको हम कैवल्य कुंभक भी बोलते हैं या केवली प्राणायाम भी बोलते हैं, कि आपको सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना अंदर ना बाहर। तो आपने एक्सहेलेशन पे छोड़ दिया तो आपकी क्या हुई, मृत्यु हो गई, वो भी एक मृत्यु है। और उस समय जब आप ऐसे साधना से जब आप वो सांस को छोड़ते हैं, उसमें जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आप उस कॉस्मिक से कनेक्ट हो जाते हैं, उस स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस से। फिर आप फिर से जब आपकी ब्रेथ आती है, फिर आपका दोबारा जन्म होता है। तो आपकी मृत्यु हुई और फिर उसके बाद दोबारा जन्म। इसीलिए जो हम बोलते थे ना कि ब्राह्मणों को, उनको बोलते थे ट्वाइस बॉर्न, द्विज। उसका क्या मतलब था कि इनका 2 बार जन्म होता है। तो एक जन्म कौन सा होता है, पहला जो शरीर का जन्म होता है, जो आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, वो होता है पहला जन्म। और ट्वाइस बॉर्न होगा, द्विज वो होता था कि जिसने स्वयं को अपना जन्म दिया। आप खुद अपना जन्म देते हैं, मतलब कि आपने जो साधना की, आपका ब्रेथ से एक्सहेलिंग सांस के साथ आपका शरीर छूट गया, फिर आप कॉस्मिक स्पिरिट के साथ एक हुए, फिर आप वापस आ गए इसी शरीर में इनहेलिंग के साथ। और जितनी बार एक जो बहुत एडवांस्ड योगीज़ होते हैं, जब ये बार बार कर पाते हैं, तो वही जो कितने जन्म और मृत्यु लेकर जो साइकिल है जिसमें ये कंप्लीट करना पड़ता है, वो ही एक योगी जो है वो एक ही जन्म में बार बार इस साइकिल में जाके उससे फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब और क्या है, आपको वही सांस का विज्ञान पता होना चाहिए। ये यहाँ पर सांस ज़बरदस्ती रोक कर नहीं हो सकता। आप सोच लें कि हम सांस को रोक लें, तो नहीं, वैसे नहीं होगा। वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा। कोई भी गलती से भी ऐसी कोशिश मत करना। लेकिन जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, जब हमारी सुषुम्ना से सांस चलने लगती है, तो करते करते एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको ना सांस लेनी छोड़नी पड़ती ना लेनी पड़ती, वो सांस ही समाप्त हो जाती है। तो तब ये ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति से आपके कई सारे जन्मों का कार्य जो है एक ही जन्म में समाप्त हो जाता है। तो ये क्रिया योग की बहुत बड़ी देन है इस चीज़ के लिए, फॉर फास्टर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। आध्यात्मिक कौन है, हम लोग कौन हैं? हम अपने आप को बोलते हैं ना, वी आर स्पिरिचुअल सीकर्स, वी आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम लोगों को जल्दी पड़ी है इस एवोल्यूशन के चक्र से निकलने की, यही मतलब है। नहीं तो क्या ज़रूरत है, नहीं तो माया है, अपना खेलो, खाओ पियो कूदो, परेशान हो दुखी हो, फिर खाओ पियो कूदो, क्या प्रॉब्लम है, करते रहो। क्रिया योग से बहुत बहुत फास्ट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है। हाँ, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो। ये मैंने आपसे मिलने से पहले क्रिया योग का नाम तक भी नहीं सुना था।
और मैं जो सीकर हैं इसके, जो मतलब अभी नया नया नाम सुन रहे हैं क्रिया योग का, उनके लिए मतलब ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने अनुभव से कि मैंने जब क्रिया योग से मैं जुड़ी और मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट मिले, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि क्रिया योग ऐसे काम करता है। मेरे लिए ये बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज थी। और यही है कि मतलब जो भी इस पाथ से जुड़े हैं, अभी आपसे जुड़े हैं, तो उनको क्रिया योग जरूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू ममता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर एंड शेयरिंग। दीदी आई फुल्ली एग्री विद ममता। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे क्रिया योगीज ऐसे हैं जिनको बिल्कुल 0% भी अब वो डाउट नहीं रहा, नहीं पता है कि क्रिया योग कैसे काम करता है। मतलब डाउट तो रखना ही नहीं दीदी, मतलब ये भी है कि हमें 0% पता था इससे पहले। हाँ हमें पता भी कुछ नहीं था इस बारे में कि क्रिया योग नाम की कोई चीज है। मैंने तो कभी दूर दूर तक मतलब सुन नहीं था इस चीज में। हाँ बिल्कुल। ये तो खैर कृपा, इसको तो हम कृपा ही बोलते हैं जब इतनी फास्ट रिजल्ट्स आते हैं। पर हाँ देखो, ये तो है कि क्रिया जो भी आप लोगों के तो बहुत फास्ट हुआ, पर वैसे भी ये प्रोसेस काम करता है। बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं वही बोलती हूँ, देखो कम से कम आपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी एजुकेशन में 17-18 साल तो पढ़ाई की होगी। यहाँ पे सब ने ग्रेजुएशन की होगी, इतना पढ़ाई तो किया होगा। और ग्रेजुएशन करके क्या मिलता है आपको? हर रोज़ बचपन से पढ़ते आए हो। आपको क्या करना है? सिर्फ 45 मिनट अगर आप दिन में निकाल लो 24 घंटे में, जो आप आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ एक सांस का पूरा प्रोसेस है आपको करना है, बस वो प्रोसेस करो, फिर अपनी ज़िंदगी जियो। बाकी 23 घंटे करो जो करना है, करते रहो, बस ये प्रोसेस। और विश्वास रखो और देखो क्या होता है आपकी लाइफ के साथ। मतलब जो होगा वो अनबिलीवेबल है। ये वर्ल्ड में आपको कुछ भी मिल जाए, उसके आगे सब सब फीका है, सब कुछ फीका है। उसके लिए इतना तो समय निकालना बनता है। Rashmi is asking, can you please give some suggestions on balancing between spiritual and material world? It is very easy actually. Why I am saying it is easy? If you make spiritual or spirituality your number one priority. See, these are all my opinions, Rashmi, what I am going to share with you based on my own experience. Okay. I was in more of a materialistic dilemma when I started this journey than you are today. I was married, I had a small kid, I had the whole family, in-laws, everyone. So, but what was clear was that spirituality comes first. And when I kept spirituality at number one, and because I was very serious about it, क्योंकि मैं बहुत सीरियस थी और मैंने उसी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया, तो बहुत जल्दी सबको ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर अकॉर्डिंगली सब लोग अपने आप उसके हिसाब से बैलेंस हो गए। और मैंने जॉब भी किया, मेरी फुल टाइम जॉब थी उस समय जब मैं क्रिया योग, जब मैंने शुरू किया था करना, तो छोटा बच्चा था मेरा एकदम ही, जब मैं कर रही थी तब 1.5-2 साल का वो था, वो भी संभाल रही थी, जॉब भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी। और मेरी क्रिया में कभी ज़रा सी भी एक बार भी मैंने मिस नहीं किया। और मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा, ये मेरा बैलेंस कैसे होगा, ये सवाल ही दिमाग में नहीं आया, क्योंकि ये पता था कि क्रिया नंबर 1 है। और क्रिया करने के बाद ये सब चीज़ें अपने आप होती ही थी। और मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, उस समय भी थे, किसी ने बोला नहीं हमारा जॉब है इसलिए नहीं कर सकते, किसी ने बोला नहीं मेरे बच्चे का स्कूल है इसलिए नहीं कर सकते, किसी ने बोला नहीं मेरे इन-लॉज़ हैं इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके ऊपर है। तो अगर आप क्लियर हो जाए, और फिर से मैं बोलूँगी कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी को, ये मेरा अनुभव है। उसके बाद मटीरियल वर्ल्ड अपने आप बैलेंस होता है। अगर आप सही जगह पे जो है ना, वो क्या बोलेंगे, अगर आप सेंटर, आप अपना केंद्र अगर सही कर लें, तो बाकी चीज़ें तो छोटी मोटी हैं, वो अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ सही होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो जाती हैं, तो बहुत सारी हमने लाइफ में प्रायोरिटीज़ ली होती हैं जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, वो छूटनी बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर आप पूछ रहे हो बैलेंसिंग का, तो मे बी अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, अभी भी जो मटीरियल वर्ल्ड है खींच रहा है, या लोग हैं, या कुछ क्लैरिटी की अभी यहाँ पर थोड़ी कमी है। तो आप देखो कि आप कहाँ पे कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी तो ये सवाल ही नहीं आएगा, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है सब।